आपको दिया था तो हमारे बीच में आज की इस जो व्याख्यान माला है, इसके अध्यक्ष आदरणीय अनिल, इसके मुख्य अतिथि आदरणीय अनिल सहस्त्रबुद्धे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार करताल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। हमें ये अपेक्षा थी कि शायद वो ऑनलाइन जुड़ सकेंगे, परंतु उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की, वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आए इस महत्वपूर्ण सत्र में। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में आज इस व्याख्यान माला के अध्यक्ष आदरणीय निर्मलजीत सिंह कलसी उपस्थित हैं। एक बार उनका स्वागत करें। और आज जिनको सुनने के लिए हम एकत्र हुए हैं और जो भारतीय भाषाओं के संबंध में, भारतीय भाषाएं व्यावसायिक पाठ्यक्रम ये सिर्फ एक विषय नहीं है, उनके लिए एक अभियान है, एक पैशन है। और हम देख रहे हैं कि उसके कारण से ये देश में और समाज में और सरकार में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, तो वो भी हमारे बीच में है। तो मैं आदरणीय संतोष तनेजा जी का भी आप सबसे कहूंगा कि एक बार तालियों के साथ स्वागत करें। मैं अब अतिथियों से निवेदन करूंगा कि सुकृति जी कृपया दीप प्रज्वलन के लिए व्यवस्था करें। सभी अतिथियों से निवेदन है कि कृपया दीप प्रज्वलन करें। थोड़ा बाहर निकल पोपली, ब्रिगेडियर पोपली, आप कृपया थोड़ा बाहर निकल जाएं। हाँ, अभी मैं हमारे जो आगंतुक वक्ता हैं, मैं उनका परिचय दे रहा हूं। हमारे आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो है प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे जी ने 17 जुलाई 2015 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार संभाला। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी में यांत्रिक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अनिल दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे जी ने कार्यभार 15 जुलाई 2015 को ग्रहण किया। आपने कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ कर्नाटक के साथ संबंध BBV इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय हुबली से प्रथम श्रेणी और स्वर्ण पदक के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि हासिल की। इसके उपरांत उन्होंने 1982 और 1989 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से क्रमशः निष्णात और डॉक्टरल UGC की फेलोशिप के साथ डिग्रियां प्राप्त की।
आपका जो परिचय है वो निश्चित रूप से बहुत विस्तार हो सकता है, परंतु मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि इस देश में प्रौद्योगिकी में और प्रौद्योगिकी को जनता के साथ पहुंचाने में और विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के साथ जोड़ने में जो आदरणीय सहस्त्र बुद्धे जी का योगदान है, उससे हम सब परिचित हैं। एक बार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी जी उपस्थित हैं। आप सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर हैं और इस समय आप चेयरमैन हैं नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जून 2020 से आप उस पद पर हैं और आप इससे पहले उसके साथ साथ आप पहले चेयरपर्सन आपको नियुक्त किया गया था पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी पंजाब के। आपने 38 वर्ष पब्लिक सर्विस में बिताए हैं और जिसमें 7 वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में थे और आप पंजाब से एक मुख्य सचिव के पद पर से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कलसी साहब की एक और विशेषता है कि आप अपने इस पद पर हैं, उसके साथ तो न्याय कर रहे हैं, परंतु भारतीय भाषाओं की दृष्टि से उनका गहरा लगाव और जुड़ाव है और इसी कारण से आज के इस कार्यक्रम में आप हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हैं श्री संतोष तनेजा जी। एक बार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। श्री संतोष तनेजा जी से हम सबका परिचय है। आप संकल्प के सूत्रधार हैं, संकल्प के संयोजक हैं और साथ ही साथ जिस परिचय की ओर जो मैं समझता हूं कि हम सबको होना चाहिए कि भारतीय भाषाओं के एक सशक्त पक्षधर हैं और भारतीय भाषाओं के लिए पिछले लगभग 10 वर्षों से एक अभियान चला रहे हैं। जुड़े तो वो पिछले 30-40 वर्षों से हैं और उस अभियान में यह है कि भारतीय भाषाएं न केवल थ्योरेटिकल सैद्धांतिक चर्चा का विषय बने, बल्कि वास्तव में जो व्यवहारिक जीवन है उसके अंदर उनका इस्तेमाल हो। तो हम देख रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग की, जो मेडिकल की, जो इस तरह की जो पढ़ाई है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, जितने भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है वो भारतीय भाषाओं में हो और उसके लिए उन्होंने न केवल अभियान चलाया बल्कि देश के सर्वोच्च लोगों से, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी, संसद के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति जी, शिक्षा मंत्री जी, सबसे बात की और अंततः माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की और जिसके कारण से हम देख रहे हैं कि आज व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में लागू कर दिया गया है। हम उनकी इस उपलब्धि के लिए उनको बहुत बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज इसका मुख्य वक्ता होना स्वीकार किया। अब मैं जो हमारे अतिथि हैं उनके स्वागत के लिए अनुरोध कर रहा हूं। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं ब्रिगेडियर पोपली जी को। मैं उनसे कहूंगा कि अनिल सहस्त्र बुद्धे जी का कृपया सम्मान करें। सुकृति उधर आप आ गए ना सर? हाँ, पोपली जी बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ पोपली जी। प्रेमपाल शर्मा जी, हमारे बीच में प्रसिद्ध भाषाविद और भारतीय रेलवे से सेवानिवृत्त डॉक्टर प्रेमपाल शर्मा जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वे हमारे इस व्याख्यानमाला के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी जी का स्वागत करें। कन्हैया जी, मधु जी तो नहीं है? नलिनी, मधु जी बाहर।
अच्छा क्या करेंगे, मैं मधु जी से निवेदन कर रहा हूं कि आज की इस हमारी व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता आदरणीय संतोष तनेजा जी का स्वागत करें। आप पीछे से दिख नहीं रही थी मुझे। मैंने सोचा कि कन्हैया जी को तकलीफ देनी पड़ेगी। हमारी इससे पहले कि हम व्याख्यान माला का प्रारंभ करें, हमारे इस व्याख्यान माला में कुछ महत्वपूर्ण सज्जन उपस्थित हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उपस्थित हैं। मैं श्री संतोष जी से अनुरोध करूंगा उनका बड़ा घनिष्ठता और आत्मीय परिचय कि उन तीन जो भी प्रमुख लोग हैं उनका कृपया यहाँ पर परिचय। परम आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर निर्मलजीत सिंह जी कलसी जी, अनिल जी। अब मैं ये परिचय कराने के बाद कंटिन्यू करूंगा ना अनिल जी, या दोबारा बुलाएंगे आप मुझे? अच्छा, फिर तो सभी हमारे यहाँ वरिष्ठ और विशिष्ट व्यक्तित्व पधारे हुए हैं, सबका परिचय होना चाहिए। काफ़ी ऐसे हैं कि जिनका सबका ही होना चाहिए, परंतु तो भी जैसे मैं इधर से देखना शुरू करता हूँ तो हमारे बीच में BL वोहरा जी हैं। एक बार खड़े हो जाएं। आप डीजी रिटायर हुए हैं और 1967 बैच के IPS हैं और पुस्तकें भी लिखी हैं, हमारे साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, आते ही रहते हैं। हमारे जनरल चतुर्वेदी जी, आप आर्मी से रिटायर हुए और इनकी विनम्रता, इनकी सौम्यता, मैं बताऊं या ना बताऊं, अब इनको चैनल पे इतना देखते हैं बोलते हुए आजकल बहुत सारे विषयों पर, आप सब इनसे परिचित होंगे। श्री अशोक मल्होत्रा जी, अजीत मल्होत्रा जी, आप फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर हुए हैं और पूरा साथ संकल्पता दे रहे हैं। आगे प्रसन्न जी का और उनका परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। सर्वेश कौशल जी का कल पता नहीं परिचय हुआ या नहीं हुआ। डॉक्टर सर्वेश कौशल जी, आप हमारे 82 बैच के IPS ऑफिसर हैं, पंजाब कैडर के, IAS, सॉरी आई एम सॉरी, IAS। और जब से भी जुड़े हैं, जितना समय मांगा है उतना समय नहीं दिया, बल्कि इनकी शिकायत है कि और बताइए मुझे क्या करना है। तो इस प्रकार के हमारे वरिष्ठ साथियों में से हैं। मेजर जनरल हमारे मल्होत्रा जी, सहगल जी, सॉरी, मेजर जनरल सहगल जी उधर बैठे हैं। इनका तो शायद ही कोई होगा आप में से जिसने चित्र ना देखा हो चैनल पर। लगभग रोज ही इनको आना पड़ता है बताने के लिए। और एक मैं जिनको नहीं ढूंढ पा रहा, नंद किशोर गर्ग जी कहीं बैठे हैं। हाँ, नंद किशोर गर्ग जी, तो ये हमारे इस दिल्ली के अति प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक लोगों में से हैं। देशों के चेयरमैन रहे, MLA रहे, कई कमेटीज के चेयरमैन रहे। और मैं कहूँगा कि अगर वरिष्ठतम हमें 5 लोग ढूंढने हो दिल्ली में
जिन्होंने सामाजिक कार्य मान करके और राजनीतिक कार्य को किया है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जम के प्रयास किया है। आप कुलपति भी हैं एक विश्वविद्यालय के और संकल्प से भी बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हर बार पहला फोन इनका आता है जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आता है कि संतोष जी हमारा रिजल्ट कैसा आया है, तो इतना हमारे साथ कनेक्टेड है। अब मैं अगर ढूंढ के बाकी परिचय कराने लगा तो ज़्यादा लंबी सूची हो जाएगी और हम ऑलरेडी काफ़ी लेट चल रहे हैं, तो बाकी सबसे क्षमा प्रार्थना करते हुए जिनके मुझे नाम बोलना रह गया हो या फिर अभी हम हैं दिन भर यहाँ, तो फिर आगे उनका परिचय कराया जा सकता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका ये महत्वपूर्ण और विशिष्ट परिचय कराने के लिए। हम अब शुरू करते हैं आज का जो हमारी जो चर्चा है। थोड़ा समय देरी से हुआ है तो उसी अनुसार थोड़ा इसको संक्षेप में करना पड़ेगा हमको। देखिए, ये जो आज की जो चर्चा है वो चर्चा कोई केवल एक व्याख्यान, एक थ्योरेटिकल, एक एकेडमिक व्याख्यान नहीं। संकल्प एक प्रयास कर रहा है कि भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान मिले। संकल्प के इस प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाओं को स्थान मिले। जैसा मैंने बताया कि आदरणीय संतोष जी ये प्रयास कर रहे थे हम सब लोगों के साथ साथ, जो आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आदरणीय अनिल सहस्त्रबुद्धे जी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जो AICTE अखिल भारतीय तकनीकी परिषद के प्रमुख हैं। तो उस प्रयासों में एक गति तब आई जब श्री संतोष जी की चर्चा हुई माननीय प्रधानमंत्री जी से, और वो दिन था 15 अगस्त 2020, और उन्होंने अपनी बात उनके सामने रखी कि मैं सभी लोगों से बात कर चुका हूं, परंतु अगर इस देश को आत्मनिर्भर बनना है, अगर इस देश को शक्तिशाली बनना है, तो ये आवश्यक है कि देश की 90-95% जो जनता है, जो मौलिक प्रतिभाएं हैं, उनको न्याय मिले। और उसी के अनुसरण में या उसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में भी विचार चल रहा होगा। उन्होंने कलकत्ता में, बिहार में, असम में ये घोषणा की कि भारतीय भाषाएं इनके व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाएंगे। चूंकि यहाँ पर कई महानुभाव हैं जो कि इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे, तो इसलिए इस समस्या या इस मुद्दे के विभिन्न आयामों को उससे समझने में मदद मिलेगी। मैं सिर्फ कुछ बिंदु जरूर आपके सामने और आज के मंच के सामने रखना चाहूंगा, जो मेरा विचार है कि जिन मुद्दों को एड्रेस के बिना, संबोधित के बिना, उनका निदान किए बिना शायद हम इस दृष्टि से नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये जो हुआ भी है, ये अभी एक सफर है और उसकी शुरुआत हुई। पहला राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता था। उस दृष्टि से हमने देखा कि प्रयास हुआ और वो प्रयास एक हद तक सफल हुआ, परंतु केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति काफी नहीं है। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय ने कहा कि हम हिंदी के अंदर मेडिकल पढ़ाएंगे या इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, परंतु उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसके लिए एक विश्वस्त तकनीकी योजना चाहिए, और हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि इस समय में AICTE के जो प्रमुख के पद पर डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई थी भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो घोषणा है उसके अनुसरण में। उसमें उस टास्क फोर्स में अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि संयोग ये है कि हम चारों उसके सदस्य हैं। आदरणीय अनिल सहस्त्रबुद्धे जी भी हैं, श्री संतोष तनेजा जी भी हैं, श्री निर्मलजीत सिंह कलसी जी भी हैं, और उसमें ये उसमें जो इनिशिएटिव लिया गया, पहल ली गई, वो AICTE द्वारा लिखी गई और समस्त देश में शिक्षा मंत्रालय से मिलकर ये लिखा गया कि अब आप इंजीनियरिंग अपनी भाषाओं में पढ़ा सकते हैं। पर वो बात वहीं नहीं रुकी। अब स्थिति यह है कि आपको बताएंगे कि कितने विश्वविद्यालय और कितने कॉलेज अब इसके लिए तैयार हो सकते हैं, परंतु इसकी आगे की भी समस्या है। समस्या सामग्री की भी है, समस्या अध्यापकों की भी है, समस्या ठीक परिवेश की भी है, समस्या उनके रोजगार की भी है। तो आज, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये सफर की शुरुआत हुई, सामग्री नहीं थी। अभी मेरा मिलना हुआ आदरणीय तनेजा जी की पहल पर, जो तमिलनाडु के सचिव शिक्षा हैं, उनसे मेरा मिलना हुआ।
तो जब उनसे बात शुरू हुई तो पता चला कि उन्होंने भी, मुझे जानकारी थी कि 7.5% का आरक्षण जो सरकारी विद्यालय हैं उनसे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए कर रखा है। परंतु अगर ये आरक्षण होगा तो वो विद्यार्थी जो तमिल भाषा से सरकारी स्कूल में पढ़कर आए किस भाषा में पढ़ेंगे? स्वाभाविक रूप से तमिल में पढ़ेंगे। तो तमिल की पुस्तकें तैयार कर, उनको बताया गया कि लगभग 20 पुस्तकें मिल जाए, एनआईटी के डायरेक्टर्स हैं जो, उनको भी ये पुस्तकें मिल जाए। तो पुस्तकों की बात है। और पुस्तकों के संदर्भ में एक विशेष बात जिसके लिए एआईसीटी अभिनंदन की पात्र है वो ये है कि इन्होंने पहले वर्ष की और पॉलिटेक्निक की मानक पुस्तकों का अनुवाद भारत की प्रमुख 8 भाषाओं में करवा दिया। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे का स्वागत करें। और वो पहल और प्रेरणा तो हर तरफ है, तो उसके कारण से जो बाकी भी जो एनआईटी है, नीट है या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनके अध्यापकों ने बहुत हद तक कहा है कि हम इसके लिए तैयार हैं पढ़ाने के लिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे तमिल हो या बाकी भाषाएं। अब बड़ी बात जिसके ऊपर श्री संतोष जी का बड़ा जोर है वो है रोजगार। आज क्या होता है कि जब कह देते हैं कि विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, पर विद्यार्थी पढ़ते नहीं है क्योंकि विद्यार्थियों को पता है उसके कारण से कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी, शायद विदेश जाने का अवसर नहीं मिलेगा, शायद सरकारी संस्थाओं में काम नहीं मिलेगा। तो एक काम जिसके लिए पूरे समर्पण के साथ सब लोग लगे हैं वो है कि उनको रोजगार भी मिले। जब मैं तमिलनाडु सरकार में मिलने गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ एक एक्ट है, उस एक्ट में ये प्रावधान है कि सरकारी नौकरियों में 20% तक प्राथमिकता तमिल भाषा में पढ़े हुए इंजीनियरों को दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप श्री संतोष जी जो है स्वयं कलसी जी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले और उनके इस प्रभाव के कारण से हरियाणा के विभिन्न कॉलेजों में, हरियाणा के विभिन्न यूनिवर्सिटियों के अंदर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में, इंजीनियरिंग के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में हिंदी का माध्यम प्रारंभ हो। तो ये शुरुआत पूरे देश में हो रही। परंतु अगर ये मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री को या इनकी पहल पर हम लोग मिले तमिलनाडु में, तो ये इस बात को इंगित करता है कि सरकार की शुरुआत ही पर्याप्त नहीं है। इसमें आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का योगदान, आप लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसी दृष्टि से आज हम कहां पर खड़े हैं, हमें किस दिशा में जाना है और हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं। ये कार्यक्रम एक व्याख्यान का कार्यक्रम नहीं, ये कार्यक्रम ये है कि हम संवेद रूप से ये जो विषय जो दिया गया है उस दृष्टि से आगे क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये मेरी समझ में इस विषय की प्रस्तावना थी और अब मैं इस विषय के मुख्य वक्ता आदरणीय संतोष तनेजा जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे कृपया आएं और मंच पर इस विषय के संदर्भ में जो मूलभूत बातें हैं वो हमारे सामने स्पष्ट करें। एक बार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत है। आदरणीय मंच एवं वरिष्ठ जन मंच के सामने पधारे हुए, इस कार्यक्रम की भूमिका के रूप में अनिल जी ने काफी कुछ कवर कर दिया है। अगर इस कार्यक्रम को यहाँ मैं अपना बोलना पूर्ण भी कर दूं तो मुझे नहीं लगा कि बहुत कुछ बचा है। इसलिए मैं जो अपने ध्यान में मैंने विषय लिया था और 10 पेज में लिखा था जो मैं साधारणतः नहीं करता हूँ, लिखूं तो पढ़ नहीं पाता हूँ, तो आज मुझे वो फिर ऐसा लग रहा है कि मुझे इसकी ओर देखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, बहुत बड़ी दुर्घटना जो आज घटी है, अपने को अनिल सहस्त्रबुद्धे जी का मार्गदर्शन ऑनलाइन मिलने वाला था 15 मिनट के लिए कार्यक्रम के मध्य में, और हम बहुत उत्सुक थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उनका समय यहाँ आने का बन जाए। तो उनके कुछ इंटरव्यूज चल रहे थे 4 दिन से, तो आगे उन्होंने नेक्स्ट स्पेल में उनको डाल दिया और वो सब प्रकट हो गए। तो अब मेरी वो भी मतलब कोई आवश्यकता रही नहीं कि उस भाग को विषय के मैं छूं। और तीसरे हमारे कलसी जी मंच में बैठे हैं,
तो कलसी जी ने तो स्वयं इस पेन को महसूस किया है, भोगा है। हिंदी भाषा में 12वीं तक विज्ञान की पढ़ाई करने के बाद बनारस के विद्यालय से, साधारण विद्यालय से, उसके बाद आईआईटी में प्रवेश लिया। अब पहली बार वो अंग्रेजी उस प्रकार की और टर्म्स वगैरह सारे शुरू हुए, फिर बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया, और 84 बैच में अपने प्रशासक रहते हुए पंजाब कैडर में कार्यकाल पूरा किया। फिर से सरकार के असाइनमेंट पर हैं। तो इतने उपयुक्त ये दोनों लोग बैठे हैं। आज के इस कार्यक्रम में वक्ता के नाते मैं न रहूं, मैंने पूरी कोशिश ईमानदारी से की थी, मगर ये अनिल जी हैं जिन्होंने मुझे निकलने नहीं दिया। एक छोटी सी घटना आपको बता दूंगा कि एक गांव में एक मुल्ला जी रहते थे। उनका ये था कि उनसे कभी कोई भाषण नहीं करवा पाता था, सुन नहीं पाता था। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे देते थे, एक को दूसरे को, इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, ये बोलेंगे वो करेंगे। तो एक बार गांव के लोगों ने तय किया कि अब मुल्ला जी को नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा मुल्ला जी इस बार तो आपको ही खड़े होना है। तो पहली बार मंच पर आए तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को पता है मैंने किस विषय पे बोलना है? तो गांव के लोग थे, तो उन्होंने कहा नहीं जी। फिर मैंने क्या बोलना है? उतर गए मंच से। अब आर्गुमेंट तो सॉलिड था कि जब तुम्हें यही नहीं पता कि मैंने किस विषय पे, फिर पकड़ के ले आए गांव के लोग कि मुल्ला जी हमारे से गलती हो गई, आपने बड़ी इतनी नाराजगी प्रकट कर दी, हमने बुलाया था लोगों को। फिर दोबारा बना के ले आए मंच पे। तो उन्होंने कहा कि फिर खड़े हुए, उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि इस विषय के बारे में जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, वो हाथ खड़ा करें। विषय बताया तो कुछ लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। मतलब जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया है वो उनको बता देंगे। उतर गए। तो मेरे को इस प्रकार का नाटक नौटंकी नहीं करने का मौका दिया गया, मगर मुझे खड़ा जरूर कर दिया गया। बंधुओं और बहनों, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि देश में जो कुछ अन्याय ऐसे अब तक हो रहे थे जो बर्दाश्त से बाहर हैं, उनमें से एक अन्याय ये है। अब जैसे मोदी जी ने जनधन योजना के अंतर्गत पूरे देश में अकाउंट्स खुलवा दिए। अब आप इसको कितनी बड़ी बात मानते हैं? ये इतना बड़ा चमत्कार है इस देश के लिए। उससे क्या हुआ कि कोई भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भेजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है, किसी प्राइवेट एजेंसी को भेजना है, किसी को भेजना है, सीधा उसके अकाउंट में जाएगा। जबकि हमारी पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। मुझे लगता है आप में से सबको ही बात पता होगी। जैसा वो एक निर्णय हुआ जिसने देश के उस कम पढ़े समाज को, और जिसको अपने अधिकारों का ही नहीं पता, अधिकारों को यूज तो कैसे करना है बात की बात है। अब दूसरा विषय अगर कहा जाए तो शौचालय बनना, 73 साल के बाद महिलाओं को शौचालय की जरूरत है, ये पता लगना चाहिए। मुझे स्मरण है मैं बिहार में चल रहा था, शाम का 6:30-7 बजे का टाइम था, अंधेरा था। तो अचानक मैंने देखा कि बाईं तरफ कई महिलाएं कुछ कपड़ा ऊंचा कुछ कपड़ा नीचा करे खड़ी हो गई। मुझे इतना कष्ट हुआ। मतलब यह है कि दिन छुपने के बाद ही आप अपनी उस स्वाभाविक क्रिया के लिए आप जा सकते हैं, या दिन निकलने से पहले ही जा सकते हैं। क्या देश का दृश्य था, और कितने लोगों को इसका लाभ मिला। बिजली बिजली का तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि हर गांव तक बिजली पहुंचा देना। जबकि मैं कानपुर इसलिए नहीं जाता था, मेरा दादका कानपुर था। ठीक कड़क गर्मी में जून जुलाई में छुट्टियां होती थी और हमें मुसीबत ये होती थी कि इच्छा तो है जाने की, मगर 5-6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पूरा दिन बिजली नहीं जाएगी और बैठ के पसीना बहाएंगे। आज लगभग उससे डिफरेंट चित्र पूरे देश में बिजली का है।
इसकी पूरी एक लंबी लिस्ट आप ले सकते हैं। ये उस प्रकार के काम हुए हैं जिसने आम आदमी को लाभ पहुंचाया है, आम आदमी को। नकल, मैं औरैया के नजदीक एक मैनपुरी गांव है, मैनपुरी शहर जिला है, वहां गया तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कभी पहले यहाँ इनकी कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट आई थी तो नकल खत्म हो गई थी, अब अखिलेश जी की गवर्नमेंट है, नकल का क्या हाल है? कहा जी खूब होती है। मैंने कहा क्या मतलब, कितनी होती है? कहने छोटे भाई के सारे पेपर मैं दे के आया हूं। ये भी नकल का एक प्रकार आपने नहीं सुना होगा। तो इस देश में पढ़ाई का क्या मतलब हुआ था? मैं आपको इसी पर पूरा भाषण मेरा हो सकता है आज। मेरा कहने का भाव ये है कि आज का जो विषय है उसको आप हृदय की गहराई तक लेकर के जाएं और दिमाग के अंतिम कोने तक उसको समझने का प्रयास करें। वो विषय ये है बंधुओं, हम सब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुझे लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। हमारी डाटा ये कहती है, सरकारी डाटा, कि 73 साल आज देश को आजाद हुए हो गए हैं, तो भी इस देश में ठीक अंग्रेजी लिख पढ़ सकने वाले लोग केवल 5 से 6% है। आप चेक कर लीजिए, ठीक अंग्रेजी लिख पढ़ सकने वाले लोग केवल 5 से 6% है। अब अगर कोई बाहर विदेश से कोई आदमी आए और उसको बताया जाए कि इस देश में अंग्रेजी ठीक पढ़ लिख सकने वाले 5 से 6% है, किंतु जितनी भी हमारी स्थापित शिक्षा की प्रोफेशनल स्ट्रीम्स हैं, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो, मैनेजमेंट हो, फॉर दैट मैटर लॉ हो, जिस चीज का नाम आप लेते जाओ, एक नर्स भी भारतीय भाषा में नहीं बन सकती। अब अगर किसी ने परीक्षा देनी है तो कम से कम ठीक पढ़ लिख सकने की योग्यता अंग्रेजी की तो उसकी चाहिए ना। तो हमने ये सारा का सारा फील्ड बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया उन सब के लिए कि जो अंग्रेजी की इस स्तर तक अभी देश में नहीं पहुंचे हैं, जबकि उन्हें पूरा डंका बजा दिया अंग्रेजी का। अभी मैं ट्रेन से उतर रहा तो एक माँ पहले उतर गई, बेटा ऊपर पीछे खड़ा था। वेट वेट बेटा, वेट वेट। अब मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि यार हम कहां तक जाएंगे। बच्चे को किसी तरीके से टूटी फूटी गलत अंग्रेजी बोलनी आ जाए, बस माँ की बाँछें खेल जाएंगी, मेरा बेटा मेरी बच्ची ये अंग्रेजी बोल रही है। और जो अंग्रेजी नहीं जानता, अगर वो किसी सूटेड बूटेड वेल ड्रेस्ड किसी रिसेप्शन पर कहीं जगह जाएगा तो पहला उसके अंदर भाव आएगा कि यार मैं अंग्रेजी नहीं जानता इससे कैसे बात करूंगा, क्या बात करूंगा, और ये मुझे रिस्पॉन्स देगी या नहीं देगी, ये रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगा। मतलब हमने देश का परिदृश्य का खड़ा कर दिया है केवल इस आधार पर कि सामने वाले को अंग्रेजी आती है या नहीं आती है। अब इस विषय पर खूब घूम घूम कर चर्चाएं होती हैं, परंतु मेरा कहना यह है कि आज अगर परिदृश्य बन गया है कि एक रिक्शा वाला, आप में से जितने बैठे हैं बात करके देखिए, आप किसी गरीब से रिक्शा रेड़ी खोमचा जो मर्जी, जो इतना कमाता है कि अपने बच्चे को 1000, 1500, 2000 रुपया महीने के अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ा सकता है, और इसके बावजूद वो बाई चॉइस हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा है। ऐसा एक ढूंढ लीजिए इस देश के अंदर। मैंने ये सबको कहा है, हर फोरम पे कहा है, हरियाणा के फोरम पे भी कहा, जहां बड़े बड़े लोग बैठे, मैंने कहा आप ढूंढ लीजिए, मुझे इस देश में एक आदमी दिखा दीजिए जो अफोर्ड कर सकता है। अभी हमारे अजय सिरोही जी बैठे हैं क्या? जरा खड़े हो जाएं। देखिए ये जॉइंट डायरेक्टर हैं और इनके पिताजी के निधन पर इनके गांव गए, वहां इन्होंने ब्रह्मभोज रखा हुआ था। इन्होंने कहा भाई साहब मैं इसी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, सरकारी स्कूल था। कहने मगर इस समय यहाँ पर 5 टीचर हैं और 6 स्टूडेंट्स हैं।
एक बड़ा कस्बा है। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया? अब मैं भी आधा मूर्ख तो हूं ही, पूरा ना कहूं, तो मैंने तुरंत इनको कहा, मैंने स्कूल बंद कर देना चाहिए, इतनी बड़ी लाइबिलिटी गवर्नमेंट क्यों संभाले हुए है? मेरा एक इमीडिएट रिएक्शन गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, वो जो सारी स्कीम्स हैं, सर्वे करवाना, इलेक्शन के टाइम पर करना, ये करना वो करना, उसके लिए सिर्फ स्कूल के अध्यापक अध्यापिका स्टाफ ही तो होता है गवर्नमेंट के पास, तो उनका तो काम ही बंद हो जाएगा, तो इसलिए इनको रखना पड़ेगा। अब उसमें मैंने पूछा कि ये चले क्यों गए? तो इन्होंने कहा कि बाहर 2-2 कमरे के, 3-3 कमरे के इंग्लिश मीडियम लिख करके 1,500 1,500 रुपया लेकर पढ़ाई कराने वाले सारे स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं। इस फ्री स्कूल में नहीं कोई आता, जबकि बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स वहां पर हैं, बेस्ट फैसिलिटीज वहां पर हैं। कारण क्या हो गया? कारण ये हो गया कि अगर वो अंग्रेजी नहीं जानेगा तो उसका भविष्य कहां है? कोई भविष्य नहीं है। मैं रेडी चला रहा हूं, वो शायद इलेक्ट्रिक रिक्शा चला लेगा। ये एक इतना फार एंड वाइड ये मैसेज चला गया है कि अंग्रेजी के बिना किसी का भविष्य नहीं है। अब इससे अगले बिंदु पर आते हैं। हमारे देश से नॉर्थ ईस्ट में लाखों लोग, मारवाड़ी बंधु, राजस्थान से, बिहार से, कितने गए हुए हैं और वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। वो वहां खासी बोल रहे हैं, भाषा बोली बोल रहे हैं, जो जहां की बोली है वो बोल रहे हैं, और वहां उनसे बेटर बिजनेस में सेटल होके बैठे हैं। मेरा बेटा एक लंदन में है, एक सिंगापुर में है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया चला गया है। यहां जो बालक, मैं उसको समझता था कि पता नहीं इसका क्या बनेगा, मगर वहां जाने के बाद वो भी लीडर बना हुआ है। वो कहता मैं तो यहीं सेटल हो जाऊंगा। अगर उसके अंदर वो मेधा ना होती, दिमाग ना होता, और अंग्रेजी में इतना कमजोर था, मैं आपको क्या बताऊं। उसकी हालत ये थी कि वो पूरा सेंटेंस एट वन स्ट्रेच वो नहीं पढ़ पाता था। मैं अपने बेटे की रियलिटी आपको खोल रहा हूं। वो बेड पे लेटा होता था, और मेरी पत्नी, क्योंकि अंग्रेजी की टीचर थी, प्रिंसिपल रिटायर हुई थी, वो उसके लिए सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ के उसको समझाती थी। कॉमर्स, मैनेजमेंट, ये सब। वो इंग्लिश टीचर रही है, क्योंकि ये समझेगा तब जब पूरा सेंटेंस पढ़ सकेगा। वो यहां से उठ करके वहां चला गया, और मैं तो कहूंगा अंग्रेजों को बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अंग्रेजों का बसाया हुआ देश है, और वहां वो फर 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 करना, टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी बोलना और ये सब सीख गया वो विद इन नो टाइम। कोई फर्क नहीं पड़ा, लिखना लिखाना भी सीख गया। किसके आधार पर? यहाँ की अंग्रेजी की पढ़ाई के आधार पर। यहाँ तो अंग्रेजी नहीं सीखा था। उसके पास क्या था? उसके पास मारवाड़ी ब्रेन था। ये बच्चा जो है मारवाड़ी है, मेरे को उसने अडॉप्ट कर लिया, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, वो अलग विषय है। मैं कहने की आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि ये जो 95% जनता है, इसके साथ अत्याचार जो होता रहा, उसके लिए अगर सरकारें जिम्मेवार हैं, हमारी नीतियां जिम्मेवार हैं, हम नहीं जागे, क्या हम सब जिम्मेवार नहीं हैं? हम सब अपने स्वार्थ पूरे हो गए। और जयराम जी की आज खुलकर इस विषय पर आप देखिए, आपके घर में मेड आती है, आपके यहाँ बाहर गार्ड खड़ा होता है, आप रिक्शे पे बैठते हैं, ऑटो रिक्शे पे बैठते हैं, आप कैब में बैठते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, ये सब कौन लोग हैं? ये अधिकतर लोग वो हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं। आज दिल्ली में कम से कम 5 लाख से 10 लाख सिर्फ मटर का खूंचा लगाने वाले लोग होंगे। मटर कुलचा, आप जरा कभी कल्पना करना, 5 लाख से कम नहीं होंगे किसी भी हालत में, और वो किसी एक को एम्प्लॉयमेंट भी दिए हुए हैं। कोई ना कोई उनका प्लेट साफ करने वाला, कोई ना कोई फिर आगे चल के वो खुद अपना खूंचा लगा देगा, वगैरह वगैरह। मेरा मतलब ये है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल,
उनके दिमाग में मेधा, कम भय होना, किन्हीं भी सर्कमस्टांसेस में मैं खड़ा हो सकता हूं। आज आपको कम पढ़े लिखे, जिनको हम कहते हैं अंग्रेजी कम पढ़े लिखे, ये झंडे गाड़ते हुए सब दिखाई देते होंगे। अंतिम में कोट करके खत्म करूंगा इस बात को। आपको क्या लगता है राजनीति में जितने नेता हैं ये अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं? कितने % होंगे? आप सोच के देखिए कि जो ठीक अंग्रेजी लिख पढ़ सकते होंगे कितने % होंगे? शर्म आएगी। अगर इसी विषय को हमने आधार मानना हो तो शर्म आएगी। वह क्यों शर्मानी चाहिए? अरे उनको नेतृत्व करना आता है, उनको घुसना आता है क्षेत्र में। इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक। अभी कल मुझे कमिश्नर सुना रहे थे इंदौर में कि भाई साहब रात को 1:30 बजे उन्होंने कहा, हम सब एक ही जगह पे ठहरे हुए थे, कल एक मीटिंग और कर लें। रात को 1:30 बजे, इंदौर की बात कर रहा हूं। मैंने कहा यार क्या कर रहा है ये, सुबह 8 बजे से शुरू कराया हुआ काम, 1:30 बज गए, अभी भी कह रहा है। तो मैंने कहा सर सुबह फिर 8 बजे शुरू भी तो करना होगा। नहीं नहीं बहुत टाइम होगा, बुलाओ सबको। और जितने 20-30 लोग थे, 1:30 बजे वो मुख्यमंत्री जी मीटिंग कर रहे थे और कहने कि सुबह उन्होंने हमें 8 बजे बुलाया था। तो मैं सोच रहा था कि शायद 15 मिनट आधा घंटा लेट तो आएंगे ही आएंगे। पता लगा कि 8 से पहले वो एक अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर चुके हैं, यहां नहीं कहीं जाकर के करके आ गए हैं। तो मैं राजनीतिक लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा बंधु, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक बिंदु पर बात लाना चाहता हूं कि इस देश में कितनी मेधा, कितनी ऊर्जा, कितना इनिशिएटिव, कितना कुछ कर दिखाने की क्षमता है। हमने किसको ये अनुमति दी है कि तुम डॉक्टर बन सकते हो? अभी एक छोटा सा कोट और दे दूंगा। एक बड़े राजनेता हैं, इलेक्शन पॉलिटिक्स में नहीं है, अदरवाइज वो एक अच्छा आइडियोलॉग है। तो वो विषय ले रहे थे कि डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंडिया वर्सेस विद अदर कंट्रीज। तो उन्होंने 7 बार कोट किया कि देखिए चीन हमारे से कितना आगे, देखिए चीन हमारे से कितना आगे इस मामले में, कितना अनुसंधान हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है। ये थोड़ा सा रिवीजन कर रहा है। खैर, तो मैं सोचने लगा कि यार इनका ध्यान इस बात पर कभी नहीं गया कि वो अगर 140 करोड़ में से छान करके जितनी मेधा है, क्योंकि सबको चाइनीज में ही अपनी मेधा सिद्ध करनी है अपनी भाषा में, और हमारे यहाँ जो 7 करोड़ ऐसे हैं जो ठीक अंग्रेजी लिख पढ़ सकते हैं, सिर्फ उन्हीं उसी में से मेधा छनेगी जो हमारे आएगी। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा, आप सोच के देखिए। अगर 135 करोड़ हैं और उसमें से 6-7% हैं तो कितने बनेंगे? सॉरी, वही 7-8%। तो 7-8% में से हम छनाई करके जितना अनुसंधान कराएंगे, और फिर अगला तुर्रा यह है कि हम उनसे उनकी भाषा में नहीं कराएंगे, एक ओडिया भाषा में कराएंगे। दिमाग किस भाषा में सोचता है? दिमाग ओडिया भाषा में सोचता है। हमारे में से कितने हैं जो अपने बच्चों को कोई बात समझानी होती तो मैं तेरे को अंग्रेजी में बताऊंगा, तब तेरे को समझ में आएगी। जब अपने बच्चों की बात आती है, अपने परिवार की बात आती है, तो ये सबको समझ में आता है कि जो सिंक्रोनाइज जो आपका व्यवहार है वो अपनी भाषा में ही चल सकता है। तो इन्हें वे 135 करोड़ चाइनीज वर्सेस 7 करोड़ भारतीय, वो भी ओढ़ी हुई विदेशी भाषा में, और हम उनका मुकाबला करने चल पड़े हैं। अब मुझे उसके बाद वो मिले नहीं राजनेता, में बताऊंगा उनको कि भाई आप कंपैरिजन तो ठीक करो कम से कम। हमें इन विषयों पर सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 135 करोड़ इस इंजीनियर बनने लग जाएंगे, डॉक्टर बनने लग जाएंगे, आर्किटेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा। परंतु जो भी बन सकता है, जो भी कुछ करके दिखा सकता है, भाषा का बैरियर 95% पर बना के रखना
कि तुम कुछ नहीं बनोगे। तो मुझे लगता है कि इस विषय को मैंने जितना कहना था कह दिया है। अब इस विषय में क्या काम हुआ है उसमें बहुत मोटा मोटा अगर मुझे थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के कहना हो तो सरकार ने नीतिगत निर्णय ले लिया। अनिल जी ने बता दिया, प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट कर दिए। AICTE जितना सोचा जा सकता था उससे ज्यादा इनिशिएटिव से इस काम में लग गई है। भारत सरकार भी बिल्कुल ठीक उसी तरह लग गई है। परंतु हम घोर अंधकार से और डे लाइट में लाना चाहते हैं तो वास्तव में हमें हर स्तर पे काम करना पड़ेगा। अभी जैसे मुझे आज बताया हमारे अनिल जी ने कि अब नेक्स्ट जो इशू है वो ये है, उनके दिमाग में ये आ सकता है कि क्या हमें इससे जॉब मिलेगी अगर हमने हिंदी में किया। पहले तो मैं यहां स्पष्ट कर दूं, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी भारतीय भाषाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में 15 प्रदेश ऐसे हैं जो 4 करोड़ से ज्यादा की आबादी के हैं। 15 प्रदेश, उनको अपनी भाषा में ही चलना है। अगर उसको थोड़ा सा आगे कहना हो तो वो ये है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो डिसीजन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि टेक्निकल वर्ड्स को एज इट इज यूज किया जाएगा। इसलिए मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा बात, अधूरी बात सुनेंगे तो फिर आप लोगों का जवाब नहीं दे पाएंगे। टेक्निकल टर्म्स एज इट इज यूज किए जाएंगे। हम अंग्रेजी के विरोध में बिल्कुल नहीं जा रहे, केवल समझाने की भाषा उनके अपने प्रदेश की होगी। उनको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, वो उनकी भाषा में दिया जाएगा, उसमें टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स अंग्रेजी में ही होंगी। उनको लिखने का मौका दिया जाएगा, उनको पुस्तकें अपनी भाषा में दी जाएंगी। ये जो बेचारे फांसी लग लग के लटकते हैं ना ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में और जगह जगह, 12वीं में तो टॉप करके आ गए अपनी स्टेट में, वहां एड़ियां रगड़ रगड़ के 2-3 साल में। मेरे को कितने ही मेरे IIT के लोग जो कहते हैं सर हम 2 साल तक तो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ते रहते हैं क्योंकि हमने तो अंग्रेजी पढ़ी नहीं होती, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें हमारे हाथ में पकड़ा दी जाती हैं, हम तो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब इस मुसीबत से हम बाहर निकाल देंगे उनको, कि वो मोटी मोटी उस भाषा की पुस्तकें जो उनकी पहली से 12वीं तक रही नहीं, उसमें उनको जबरदस्ती पढ़नी पड़े, क्योंकि विषय को भारतीय भाषा में भी समझा जा सकता है, अंग्रेजी में भी। टेक्निकल टर्म हो जाएंगी। इससे आगे बढ़ के हम और लिबरल होकर सोचते हैं कि उनको 4 साल की पढ़ाई में ब्रिजिंग लैंग्वेज के नाते अंग्रेजी को भी साथ साथ पढ़ाया जाए, ताकि वो 4 साल में जब बन के इंजीनियर निकले, 5 साल बाद डॉक्टर निकले, तो उसको पूरा आत्मविश्वास हो कि कम्युनिकेशन, व्यवहार में मुझे अंग्रेजी करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब मैंने आपको इससे घटिया एग्जाम्पल में क्या दे सकता था कि मेरा बेटा जो सेंटेंस नहीं पढ़ सकता था, आज वो ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल दनदनाता घूम रहा है, एज इफ अंग्रेजी कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि उसको कोई टेक्निकल काम थोड़ी करना है, समझने समझाने तक की तो वो तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो थोड़ा सा हम उनको ब्रिजिंग लैंग्वेज का सपोर्ट अगर दे देंगे तो ये कमी उनकी निकल जाएगी। अब मैं इस विषय पर शायद जितना कम समय लूं ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अधिक समय आपके प्रश्नोत्तर के लिए रह जाएगा और भाई साहब को भी मिल जाएगा टाइम। मैं एक बात कहना चाहूंगा अंत में कि हाँ, इतना जरूर कह दूं कि थोड़ा सा हमें वैश्विक परिदृश्य भी स्पष्ट होना चाहिए। ये विषय मेरे दिमाग में कौंधा कैसे, मेरे को हमारे एक SR शर्मा जी हैं, 66 बैच के IAS हैं, UT कैडर के, वो मेरे पास किताब लेके आए और इसी तरह आंदोलित थे जैसे मैं आंदोलित आपको दिखाई दे रहा हूँ। उन्होंने मेरे सामने एक पुस्तक थी, पुस्तक है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, सिर्फ 125 रुपए खर्च करके प्रभात प्रकाशन से आप वो मंगवा लीजिए। कम से कम 200 पुस्तकें मैंने बांटी भी हैं उसकी। किसी को चाहिए हो एक फोन मुझे कर दीजिए, मैं भेज दूंगा। संक्रांत सानू की लिखी हुई पुस्तक है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल। उसमें पृष्ठ 19 पर उसने 20 देशों की सूची दी हुई है, सर्वाधिक धनी देश। उस 20 की सूची में सभी के सभी विदाउट एक्सेप्शन अपनी भाषा में ही व्यावसायिक शिक्षा पढ़ा रहे हैं।
चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे कुछ हो, 20 के 20 सर्वाधिक धनी। धन तो सबको समझ में आता है, कुछ और समझ में आए या ना आए। अब अगर वैश्विक परिदृश्य ये है कि उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए और यूके, सिर्फ 4 कंट्रीज ऐसे हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग में, सिर्फ 4 जहां अंग्रेजी भाषा है। पूरा यूरोप, जिसमें अधिकतर देश हमारे हरियाणा से छोटे हैं और एकदम लगते हैं, कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ा रहा सिवाय यूके के। इतना सा देश 83 लाख का इजराइल अपनी भाषा में पढ़ा रहा है। नया देश खड़ा हुआ, हिब्रू में शुरू किया सब कुछ। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि वो अंग्रेजी का उपयोग नहीं कर रहे। अपने समाज को समझाने, पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, उनसे अनुसंधान कराने के लिए, उनको इन विषयों में आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा एग्जांपल दे दूं। 82 बैच के हमारे आईएएस रिटायर हुए यहाँ हिमाचल कैडर के, और उनका भाई बीमार हो गया अपना चेन्नई में, सॉरी चीन में। 3 लोग घर के चले गए क्योंकि वो आईसीयू में चला गया, वेंटिलेटर पर रहा, आईसीयू में रहा, 24 दिन हॉस्पिटलाइज रहा। उसको बिल्कुल ठीक ठाक करके उन्होंने भेज दिया। और वो कहते जी हम 3 लोग जो वहां होते थे तो एक शब्द हम उनसे समझ नहीं सकते थे, एक शब्द उनको समझा नहीं सकते थे, मगर हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि उसका ट्रीटमेंट, उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल ठीक चल रही है। फिर उन्होंने हमें चाइनीज में रिपोर्ट दी, जो डिस्चार्ज रिपोर्ट होती है, वो लाके हमने यहाँ ट्रांसलेट करवाई। और फिर हमने लोगों से पूछा, कह जी परफेक्ट ट्रीटमेंट है। तो कहां खड़े हैं हम? हमारे दिमाग से ये वहम कब निकलेगा कि दिमाग जो है वो सिर्फ अंग्रेजी में चलेगा? उसको दिमाग चलाने का अधिकार ही नहीं है जो अंग्रेजी नहीं जानता या अंग्रेजी में नहीं विश्वास रखता। तो मैं इसके बाद केवल ये कहना चाहता हूं कि बंधुओं, क्योंकि हम रात को दिन में बदलना चाहते हैं, देश को अंधेरे से प्रकाश में लाना चाहते हैं, हम सब का कर्तव्य बनता है जमकर हर एंड पर। अगर कोई अच्छा विद्यार्थी है तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करें कि बेटा तुम बढ़ो अपनी भाषा में आगे, अब तुम्हें इंजीनियरिंग मेडिकल में प्रवेश मिलेगा। क्यों? अब तो रिजर्वेशन देने शुरू कर दिए उन्होंने। कहा ना उन्होंने 20% बच्चों को, कितनी बड़ी बात है, 20% बच्चे जो सरकारी स्कूलों से आएंगे उनको इंजीनियरिंग में प्रवेश दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में सारे तमिल में पढ़ते हैं, तमिलनाडु में। और 7.5% 7.5 को रिजर्वेशन, 20% को प्राथमिकता, 20% को प्राथमिकता और 7.5% को रिजर्वेशन। ये एक स्टेट ने कर दिया है, हरियाणा ने कर दिया। अब यहां मैं जो अंतिम बात, इसके बाद दूसरी बात क्या है, एक तो हो गया विद्यार्थी वर्ग, दूसरा है अगर हमें पढ़ाने वाले मिलते हैं, ईमानदारी से बात करें कि भाई तुम अपने कॉलेज में पढ़ाते हो, इंजीनियरिंग में पढ़ाते हो, क्या तुम्हें अपनी भाषा बोलने में मुश्किल है, कठिनाई है कुछ? नहीं, आसानी है। फिर आपको आधा तो मैं वही बोलता हूं। तो आप कोशिश करो और कॉलेज में भी ये माहौल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे अगर भारतीय भाषा में पढ़ाना पड़ेगा तो मेरे लिए तो बड़ा सुखद दिन होगा। टेक्निकल टर्म वही के वही है, क्या समस्या क्या है, सामने वाले बच्चे को समझ में आएगा। किताबें रेफर करने के लिए अगर बच्चे हिंदी के साथ या तमिल के साथ अंग्रेजी की भी रेफर करते हैं तो कौन रोक रहा है उनको? रुकावट तो है ही नहीं, बंधन नहीं है, दबाव नहीं है, मुसीबत नहीं है अंग्रेजी की किताब पढ़ना। फिर इसी प्रकार से मान लिया हमारे कॉलेजेस चलाने वाले हमारे संपर्क में है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे संपर्क में है। देखिए अगर आपके यहां तक ये बात पहुंच गई तब तो आपको हर श्रेणी में कोई ना कोई दिखाई देने लग जाएगा। अगर ये बात सिर्फ यहां तक रखी आपने तो बाद में आप तालियां बजाएंगे और यहीं झाड़ेंगे और चले जाएंगे। संतोष ये ठीक बोल दिए, बढ़िया बोल दिए, आज बढ़िया बोल दिए। तो मैं वो भाषण करता भी नहीं हूं और ना मैं अपने व्याख्यान अगर कहा जा रहा है इसको तो मैं उसका ये कोई इम्पैक्ट देखना चाहता हूं। हम इसको यहां तक ले जाएं। अब उसके बाद हम ब्यूरोक्रेट हैं तो हमारे से संबंधित प्रदेशों में बैठे होंगे, अलग सेवाओं में बैठे होंगे, इस विषय पर एक अच्छा, मैं तो कहूंगा ये विषय
एक पूर्ण रूप से सामाजिक विषय, इस पे एक मानसिक आंदोलन खड़ा हो जाना चाहिए कि हाँ, न्याय दिलवाना है, हमने पूरे समाज को न्याय दिलवाना है और पूरे समाज की मेधा को उपयोग करवाना है। उद्देश्य ये है। इसलिए एक जो और छोर है जिस पर आप सहायता कर सकते हैं, वो है इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे मैं बात कर रहा था, 2 जगह का कोट करता हूं आपको। मैं रेलवे मंत्री जी को मिला तो उनके लिए मैं एक पत्र बना के ले गया, हालांकि हमें तो अपने कार्यक्रम के लिए बुलाना था, मुझे और पत्र क्यों लेके जाना चाहिए था। तो मैं पत्र लेके गया कि ये भारतीय भाषाओं का विषय है, इसमें भी आप देखिए आप कैसे, रेल इतना बड़ा आपका विषय है, इतना बड़ा बजट है, आपके स्कूल्स हैं, सब कुछ है, आप देखिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे बताओ, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, ये क्या सभी भारतीय भाषाओं में इसकी अनुमति है? मैंने कहा नहीं, सिविल सर्विसेज की तो है, हालांकि संख्या कम होते होते सिविल सर्विसेज में, वो अलग विषय हो जाएगा, उसको मैं टच नहीं करूंगा। अंग्रेजी के दबाव में इस वर्ष केवल 11 विद्यार्थी भारतीय माध्यम वाले पास हुए हैं 761 में से। इतना फैक्ट मैं आपके सामने ला रहा हूं। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल हो गया इस देश में। और मैंने खुद देखा है 18% लोग पास हो जाते थे। उसका भी यही कारण थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, 80% से अधिक प्रोफेशनल्स आ रहे हैं इसके अंदर। वो उनकी कौन सी भाषा है? अगर 85% सारे प्रोफेशनल्स MBA, IIM, मेडिकल, इंजीनियरिंग ये आ रहे हैं, मेरे पास डाटा है, बाकी तो रह गए सिर्फ 15%। और 15% में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5% ले जाते हैं, वो सारे अंग्रेजी माध्यम के हैं। तो स्कोप ही कहाँ रहा भारतीय भाषाओं के माध्यम के लिए? वो उसका एनालिसिस बिल्कुल अलग है, डोंट टेक इट लाइक दैट। तो मैंने उनको कहा, देखिए भाई साहब, सिविल सर्विसेज का तो मुझे पक्का पता है, मुझे इसका नहीं पता इंजीनियरिंग का। कहने लगे नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ इंजीनियरिंग सर्विसेज में और नहीं है। उसने तुरंत, रेल मंत्री ने सेक्रेटरी को फोन लगाओ, बात हो गई मेरे सामने, कल ही आप एक बहुत बढ़िया पत्र बना करके और यूपीएससी के चेयरमैन को जाकर के मिलिए और उनको बताइए कि ये जो है, इसको इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम को भी सभी भारतीय भाषाओं में अनुमति देनी चाहिए। और फिर मेरी मीटिंग फिक्स करो, मैं बात करूंगा इनसे। इनिशिएटिव देखिए, सेल्फ इनिशिएटिव उस लेवल पर। और मैं पहली बार मिला था उनको, मैं तो बहुत पुराना उनसे परिचित व्यक्ति नहीं हूं। अगला, अभी मैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को मिला तो बात तो ये चल रही थी कि अपने कॉलेज में कर दें एंड ऑल दैट, मगर उन्होंने क्या पूछा, रात का 8:30 का टाइम था। मैं कहा ये बताओ, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित अग्रवाल था, डॉक्टर अमित अग्रवाल, उसको पूछा, अमित ये बताओ कि हम जो अपनी ये निकालते हैं वैकेंसीज गवर्नमेंट में इंजीनियर्स को इंडक्ट करने के लिए, तो उसमें हम इंडिकेट करते हैं कि उनका भाषा का मीडियम माध्यम क्या होना चाहिए? तो उससे का सर नहीं करते। कहना फोन मिलाओ, ये लेबर और जो देखता है एम्प्लॉयमेंट और लेबर को, सेक्रेटरी, बात की। उन्होंने कहा भाई अब आगे से आप लिखेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंजीनियरिंग हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश, ताकि एम्पली स्पेसिफाई हो जाए कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा। अब अगला कदम हमें ये उठाने का होगा, हम इतने प्रभावी लोग यहाँ बैठे हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, मैं तो उस फील्ड में थोड़ा बहुत शुरू कर चुका हूं, वो किसी तरीके से माहौल बनाएं कि हमारे यहाँ जो इंजीनियर आता है, जो डॉक्टर आता है, इंजीनियर, अभी तो इंजीनियर का काम शुरू है, डॉक्टर का भी शुरू होना है, वो अपनी भाषा में ही, प्रदेश की भाषा में ही, क्योंकि सुपरवाइजर को, नीचे के सब लोगों को, सबको समझाता है। तो हमें अगर उस भाषा में पढ़ा हुआ मिलेगा तो हमारी 20% वैकेंसी उसके लिए रिजर्व है, हमारे 25% रिजर्व है, और नहीं तो कम से कम हम उनको इक्वल वेटेज देने वाले हैं। उस एंड से जब ये बात और शुरू हो जाएगी अच्छे तरीके से, समय लगेगा हर चीज में, तो फिर ये डाउट्स हर लेवल पर क्लियर होते चले जाएंगे। क्यों? वो इसलिए कि हमारी मेधा अपनी भाषा में ज्यादा अच्छा काम करती है किसी ओडी हुई भाषा के बनिस्बत। बहुत बहुत धन्यवाद। बात पूर्ण हो गई।
बहुत ही गहन और विचारोत्तेजक व्याख्यान आपने सुना, जिसमें भारतीय भाषाओं की वर्तमान स्थिति और दिशा और समाज की मानसिकता, उसका उल्लेख आपने किया। आपने अपने वक्तव्य के में इस बात की भी चर्चा की कि कैसे इस समय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में हम अपनी भाषाओं को ला सकते हैं, और उसमें रोजगार के बिंदु का विशेष रूप से उल्लेख किया। मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कुछ बिंदुओं की बात की थी, और आदरणीय संतोष जी ने अभी जो चर्चा की है, मैं समझता हूं कि हमारे बीच में हम सब लोग बड़ा अच्छा संयोग है कि इस विषय पर सबसे प्रभावी बात करने के लिए और प्रामाणिक बात करने के लिए जो व्यक्तित्व उपस्थित हो सकता था, वो हमारे बीच में है। आदरणीय डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, जो AICTE अखिल भारतीय तकनीकी परिषद के चेयरमैन हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तालियों के साथ उनका हम स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जोशी जी। आज के इस संकल्प व्याख्यान माला के द्वितीय दिवस पर अध्यक्ष स्थान पर श्री निर्मलजीत सिंह कलसी जी हैं, और बाद में अपनी बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले संतोष जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुनून के साथ जो अपनी मातृभाषाओं में कैसे शिक्षा होनी चाहिए इसके बारे में कहा है। तो इसी को जोड़ते हुए जो नई शिक्षा नीति आई 2020 को, जुलाई 29 को, उसमें इसका काफी जिक्र किया गया है। पहली बार शिक्षा नीति में भाषा के ऊपर, यानी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा तो होनी ही चाहिए, लेकिन जो उच्च शिक्षा है, इंजीनियरिंग हो या कोई भी विज्ञान हो, वो सभी हायर एजुकेशन जो कहते हैं वो मातृभाषा में होने के लिए हमको प्रयास करने चाहिए, ऐसे कहा गया। तो जुलाई 2020 को, उसके तुरंत बाद 2-3 महीने में ही प्रधानमंत्री जी ने काफी जगह में इसकी चेष्टा की कि हमारे देश में मातृभाषा में इंजीनियरिंग शिक्षा होनी चाहिए, वैद्यकीय शिक्षा होनी चाहिए। तो AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के नाते हमारे बीच में हमने चर्चा की और हमने निर्णय लिया कि इसको हमको प्रोत्साहन करना चाहिए। लेकिन वैसे सरकार ने गत 3-4 साल से, आप सब जानते हो कि एक स्वयं नाम का मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स प्लेटफॉर्म तैयार किया है। उसमें सारे कोर्सेस, करीब 3000 कोर्सेस जो है सब अंग्रेजी में है। कुछ एक 10, 15, 20 हिंदी में होंगे, बाकी भाषाओं में नहीं है। तो ये सारे अच्छे कोर्सेस को अपनी मातृभाषा में छात्रों को मिलना चाहिए, इसलिए अनुवाद का कार्यक्रम ये नई शिक्षा आने के पहले ही शुरू हो गया था, और उसमें हमने उस समय पे 8 भाषाओं में उसका अनुवाद होना चाहिए, ऐसी एक निर्णय लेकर IIT मद्रास को इस कार्य को दिया गया था। IIIT हैदराबाद भी उसमें कार्यरत था, लेकिन उसकी जो गति थी वो बहुत ही धीमी गति से चल रही थी। और जब ये निर्णय लिया कि इस बार पूरा इंजीनियरिंग की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा हम अलग अलग भारतीय भाषाओं में देंगे, तो उसका चलन जल्दी करने का जो जरूरत होने लगी थी, उसको देखते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने IIT मद्रास को और IIIT हैदराबाद को कहा कि आपने जितना किया है उतना हो गया है, उसके बाद का जो बचा है उसको हम विभाजित करके कुछ काम हम भी आपको मदद करेंगे, बाकी आप कीजिए, ऐसा एक शुरुआत की। और अभी मुझे खुशी होती है कि प्रथम वर्ष तकनीकी शिक्षा में जो विषय होते हैं, यानी भौतिक शास्त्र है, गणित है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, या कंप्यूटर साइंस है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये सभी विषयों के जो उस मूक प्लेटफॉर्म में कोर्सेस है, उसका अनुवाद 8 भाषाओं में करीब हो गया है। और 8 भाषाओं में ही न रोकते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए मंत्रालय ने निर्देश दिया कि अभी आप 12 भाषाओं में आगे बढ़ो और 4 भाषाओं को भी जोड़ दो। तो भारत के बहुत महत्वपूर्ण जो 12 भाषाएं हैं उनमें अनुवाद हो गए, ये हो रहा है। इसका मतलब इस साल का जो कार्यक्रम हम जो बोलते हैं कि एक आराखड़ा होता है कि कॉलेजेस का शुरुआत करने का, ये कोविड के वजह से
पूरा थोड़ा डिले हो गया है, देरी हो गई है, तो नवंबर में ही अभी क्लास शुरू हो रहा है सब जगह में। तो हम सारे 12 भाषाओं में छात्रों को ये स्वयं के कोर्स उपलब्ध करके दिए हुए हैं। उतना ही नहीं है, तो हमने सोचा कि जब ओरिजिनल किताब यदि यानी मूल रूप से किताब ही यदि अपनी मातृभाषा में मिलेगी तो बेहतर रहेगा। ये ट्रांसलेशन था, तो हमने देखा कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन नाम से एक्रेडिटेशन होता है, तो इसलिए जो माध्यम अपनाया जाता है कि हर कोर्स के आउटकम क्या होने चाहिए, उसको आधारित करते हुए किताब लिखने का हमने प्रयास किया। शुरुआत में कुछ अच्छे शिक्षक जो थे उनको जोड़कर अंग्रेजी में बनाया और उसका अनुवाद हमने 8 भाषाओं में, उसके बाद 12 भाषाओं में ये प्रक्रिया शुरू रही। और करीब जनवरी फरवरी में 5-6 महीने हो गए थे, एक प्रक्रिया चल रही थी। हमने न्योता दिया इस बार के जो अप्रूवल प्रोसेस में जो कॉलेजेस अच्छे हैं जिनके पास एक्रेडिटेड प्रोग्राम है, उनको हम जो तकनीकी शिक्षा है मातृभाषा में पढ़ाने के लिए अनुमति देंगे। इतना ही नहीं कि आपकी सीट बढ़ोतरी करके देंगे, आपकी सीट में घटाई करके नहीं, जो सीट्स है उसके अलावा हम विविध क्षेत्रों में जहां जहां उसकी उपलब्धि है तो वहां हम एडिशनल सीट्स देंगे, सुपर न्यूमररी सीट्स देंगे। तो शुरुआत में थोड़े कम आए थे, बाद में देखते देखते हमारे पास 20 कॉलेजेस 10 राज्यों में 6 भाषाओं में आज लोगों ने सामने आकर एक्स्ट्रा सीट्स लेते हुए मातृभाषा में सिखाने का बीड़ा उठाया है। इसमें 10 राज्यों में आप देखते हैं कि हिंदी राज्य ज्यादा होने की वजह से 5 भाषाएं अलग अलग भारतीय भाषाएं हैं और बाकी 5 जो राज्य है वो हिंदी भाषी है। तो ऐसे हमारे यहाँ 20 कॉलेजेस, सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये सारे विषय पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ आज 20 कॉलेजेस है, जिसमें से 10 राज्य जो 5 हिंदी राज्य हैं और 5 जो है उसमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है और वेस्ट बंगाल है। ऐसे अलग अलग राज्यों में भी लोगों ने प्रयास करते हुए इसके सामने आकर ये शुरुआत हुई। तो हमारी किताबें लिखने का, उसको लोगों के सामने पेश करने का कार्य चल रहा है। सुबह कलसी जी के साथ और अनिल जोशी जी के साथ तथा संतोष जी के साथ जब चर्चा चल रही थी तो हमने देखा कि देश के अत्युन्नत जो तकनीकी शिक्षा में माने जाते हैं वैसे IIT और NIT यहाँ भी अपनी अपनी भाषाओं में शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। लेकिन IIT का थोड़ा विचित्र संभवता है कि एक IIT एक रीजन में होते हुए भी वहाँ एडमिशन ऑल ओवर इंडिया से होता है, तो एक ही भाषा के ज्यादा छात्र वहाँ नहीं आते, इसलिए थोड़ी समस्या है। लेकिन यदि सुपर न्यूमररी सीट बनाएंगे, समझ लीजिए दिल्ली IIT में सुपर न्यूमररी सीट हिंदी में हम व्यवस्था करेंगे, तो जब छात्र अप्लाई करेगा JEE के बाद तो हो सकता है कि ज्यादा छात्र जो हिंदी में पढ़ना चाहेंगे वो कानपुर में या बम्बई में या चेन्नई में जाने के बजाय दिल्ली में आएंगे। संभावना तो वहां भी है, लेकिन आज के दिन थोड़ी कठिनाइयां हैं। तो IITs ने ये मान लिया कि जब छात्र प्रथम वर्ष में आते हैं उनको मातृभाषा में थोड़े विषय सिखाने के लिए हम प्रयास जरूर करेंगे, ताकि जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा और कलसी जी भी बाद में बताएंगे, 12वीं तक हिंदी होने के बाद जब वो IIT में गए तो एकदम सारा का माहौल अलग हो जाता है। हिंदी भाषी जो है उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, कॉन्फिडेंस कई बार जो अपना आत्मविश्वास है ढलमलाता है। लेकिन कलसी जी जैसे योद्धा है तो उन्होंने छोड़ा नहीं, उसको आगे बढ़ाते हुए हिंदी भी जानते हैं तो अंग्रेजी भी आज अच्छी तरह से बोल सकते हैं, किसी के भी कम नहीं है। लेकिन ये सब छात्रों में नहीं हो सकता, इसलिए उनको जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया। तो NIT में तो और आसान है, क्योंकि NITs जो है उसमें 50% छात्र जो होते हैं उस राज्य के होते हैं, बाकी 50% बाकी राज्यों से आते हैं। तो एटलीस्ट उस राज्य की जो भाषा है उसके ज्यादा छात्र होने के नाते वहाँ होने की संभावना है। मेरे ख्याल से हम अभी चिट्ठी लिखेंगे जो AICTE ने, जिसको हम मानक
कुछ दंडक पकड़कर जो किताबें बनाई हैं उसके सैंपल टेक्स्ट बुक्स उनको भेज देंगे, ताकि वहाँ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बढ़ जाएगा। तो ये कार्य भी हम अभी करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो संतोष जी ने कहा कि दुनिया के अनेक ऐसे देश हैं जहाँ उनकी शिक्षा उनकी भाषा में होते हुए वो जब आगे बढ़ सकते हैं, तो ये हमारे मन में शंकाएं क्यों आती है कि हम अपने भाषा में करने से एम्प्लॉयबिलिटी क्या होगी, उसमें यानी अपना एम्प्लॉयबल अपने राज्य में ही होंगे क्या, बाहर के राज्य में जाने से हमको जॉब मिलेगा क्या, बाहर के देश में जाने से हमारी क्या होगी हालत। ये सब प्रश्न उठने ही नहीं चाहिए कि जर्मनी के लोग क्या अलग अलग नए प्रोडक्ट यानी आविष्कार करते हुए अपने देश के प्रोडक्ट को दुनिया भर में बेचने के लिए जाते हैं, तब कोई पूछता है कि आपको अंग्रेजी आती है क्या? तो मेरे ख्याल से ये अपने मन में जो शंका है उसको पहले निकालना चाहिए। और दूसरा, यदि हमको नवाचार और अनुसंधान होना है तो जो छात्र अपनी भाषा में बात करता है, अपनी भाषा में सीखता है, उसमें वो प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, क्योंकि हम सब लोग देखते हैं कि हम भी हमारी मातृभाषा में सोचते हैं और दूसरी भाषा में अनुवाद करके बोलते हैं। यानी हम सब लोगों का यही हालत होता है। अंग्रेजी में कोई सोचता नहीं है, सोचता है अपनी मातृभाषा में, हिंदी में हो, मराठी में हो, कन्नड़ में हो, तेलुगु में हो, तमिल में हो, बांग्ला में हो, और बाद में इंटरनली उसको अनुवाद करके हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसलिए जो कठिनाइयाँ हमारे छात्रों को आती है उसको तोड़ने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री जी आज हमेशा आत्मनिर्भर भारत की बात जो करते हैं, तो आत्मनिर्भरता तभी आती है जब आत्मविश्वास हमारे बच्चों में होता है। तो इसलिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जो प्रयास हम करने जा रहे हैं उसमें आप सब लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार लोगों के मन में जो शंका है उसको निरसन करना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयबिलिटी जरूर होगी, क्यों नहीं होगी। आप समझ लीजिए, जो सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा लेता है अंग्रेजी में भी, और जब फील्ड में जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट में जाता है, जो लेबर वहाँ मेसन है या रोड बनाने वाला कारागिर है, जो भी है, उनको थोड़ी अंग्रेजी आती है, तो उनके साथ तो आपका संवाद अपनी मातृभाषा में ही होता है, उस रीजन के भाषा में ही होता है। तो यदि आपने शिक्षा भी उसी भाषा में की है तो आपको तो और सुलभ होगा, कठिनाई तो बिल्कुल नहीं आएगी। वहीं शॉप फ्लोर में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है या स्टील इंडस्ट्री है, वहाँ काम करने वाले जो रोजगार पाने हुए जो ITI के है, डिप्लोमा है, वो सब लोग तो अपने मातृभाषा में ही बात करते हैं। तो आपको क्या सुविधा दुविधा आ रही। दूसरी चीज, शिक्षकों की जब बात आती है कि शिक्षक मातृभाषा में सिखाने के लिए कठिनाई हो सकती है क्या, आप उसको प्रयास करना चाहिए। संतोष जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये उल्टा है। AICTE को यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में अनेक बार हमको ऐसे कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस आती है कि क्लास मातृभाषा में हो रहा है, मैं दूसरे राज्य को हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। इसका मतलब कई जगह में हमने बिना बोले हुए हमारे शिक्षक जो है क्लास में अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाते हैं, भले वो अंग्रेजी मीडियम परीक्षा होती है, टेक्स्ट बुक अंग्रेजी में हो, लेकिन पढ़ाने के वक्त काफी शिक्षकों को जब दिखाई देता है कि छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है अंग्रेजी, और आपने जैसे कहा कितने % लोगों को अंग्रेजी आती है, तो उसमें हमारे शिक्षक भी हैं। तो शिक्षकों को यदि पूरी जो 5 लाख तकनीकी शिक्षा में जो शिक्षक है उनका एक इंग्लिश का टेस्ट लिया जाए, तो मेरे ख्याल से 5 से 8% के बीच में रिजल्ट आएगा। बाकी 92 से 95% तक शिक्षक उसमें फेल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो तोड़ फोड़ के अंग्रेजी में सिखाने के बदले में अपनी मातृभाषा में, मराठी में हो, कन्नड़ में हो, तेलुगु में हो, तमिल में हो, हिंदी में हो, पंजाबी में हो, बंगाली में हो, आसामीज में हो, पढ़ाने में क्या दिक्कत है। और वो ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें कोई प्रयास करने की जरूरत ही नहीं। जरूरत यह है कि उसके प्रश्न पत्रिका तैयार करके उनको देना पड़ेगा, उसको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। और इसलिए AICTE ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन टूल भी बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कहते हुए मैं मेरे 4 शब्द समाप्त करूंगा। ये ट्रांसलेशन टूल इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारी सारी किताबें जब अंग्रेजी में है, यदि उसको अनुवाद करना है तो फिजिकली अनुवाद करने के लिए बहुत समय जाता है। तो हमने ये जैसे गूगल ट्रांसलेट करता है, माइक्रोसॉफ्ट के टूल करते हैं, वैसे ही उससे भी बेहतरीन तरीके का एक टूल हमने डेवलप किया है। और ये सब
छात्रों को इस्तेमाल करते हुए इंटर्नशिप के माध्यम से हमारे ऑफिस में एक ऑफिसर है बुद्धा नाम का, उन्होंने किया है। और ये करीब करीब 75 से 80% ट्रांसलेशन यानी अनुवाद सही ढंग से करता है। उतना ही नहीं है तो किताबों में जो हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है तो फिगर होते हैं, पिक्चर होते हैं, ग्राफ होता है, बार चार्ट होता है, उसमें कई टेबल्स होते हैं, टेबल्स में अंदर कॉलम्स एंड रोज में भी अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है। ये कोई भी दुनिया का ट्रांसलेशन टूल ट्रांसलेशन नहीं करता है। टेक्स्ट को जरूर करता है, गूगल करता है, माइक्रोसॉफ्ट करता है, लेकिन ये इसका भी ट्रांसलेशन करके अपने भारतीय 12 भाषाओं में करने का हमने ये करके दिखाया है। अभी भले एक्यूरेसी आज 75-80% है, तो आपको एक टेक्स्ट बुक है अंग्रेजी में, उसमें बहुत सारे फिगर्स है, इक्वेशंस है, टेबल्स है, तो उसको तेलुगु में, मराठी में, हिंदी में अपने आप आके रहेगा। जो 20% उसमें कमियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए भी टूल बनाए, वो भी महत्वपूर्ण है। जो शिक्षक या जो भी एक्सपर्ट जिसको वो भाषा भी जानकारी है, भाषा की और उस विषय की भी जानकारी है, उसको 75-80% सही हुआ ट्रांसलेटेड वर्जन यानी अनुवादित जो प्रति है उसको देते हैं। और वो टूल में एडिटर है, जो उस भाषा का एडिटर उसमें वो कर सकता है, एडिट कर सकता है। अब हम सब लोग जानते हैं कि एडिटिंग करने के लिए वो टाइप करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कट पेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बार अंग्रेजी का टाइपिंग थोड़ा आसान है क्योंकि 26 ही है। बाकी भाषाओं में हमारे आकार, उकार, प्रकार, ओंकार सब कुछ आता है, तो उसको ढूंढ ढूंढ के करने में बहुत लोगों को परेशानियां होती है। तो इस टूल में इसकी भी व्यवस्था है कि आप बोले और जो आपका वक्तव्य है वो वहाँ ऑडियो को ट्रांसलेट करके टेक्स्ट में आता है, फिर जिस जगह में गलती है उसको कट करके ये ऑडियो वाला कन्वर्टेड टेक्स्ट में जो है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, अपना काम सुलभ हो जाएगा। तो यानी आपने एक पन्ने का ट्रांसलेशन देखा तो उसमें देखा कि 2-3 वाक्य ठीक नहीं है, 1-2 शब्द ठीक नहीं है, उसको टाइप करके भी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे उस शब्द को तो वो उस भाषा में टाइप करके आ जाएगा, उसको आप कॉपी करके जिस जगह में चाहिए वहां लगा सकते हैं। और ये पूरा का पूरा बाद में टेक्स्ट आप पढ़ सकते हो, तो ऑडियो अपनी भाषा में भी आ जाएगा। तो कल कभी ये स्वयं के कोर्सेस में डबिंग होता है, जैसे सिनेमा में डबिंग होता है अलग अलग भाषाओं में, वैसे डबिंग भी करना है तो उसमें भी इसका लाभ होता है। ऐसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन टूल तैयार किया। प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति का क्या क्या चल रहा है उसका जब अवलोकन किया, उस वक्त कहा कि किताबें तो हो जाती है, लेकिन अभी रिसर्च जर्नल्स जो है वो हजारों जर्नल्स है, वो सबको ट्रांसलेशन करना मुश्किल है, तो क्यों ना ये टूल लोगों के हाथ में दे दे और वो बाएं तरफ अपना अंग्रेजी वाला जर्नल का पेपर उसमें डाल दे और अपनी भाषा जो आप चूज करते हो उस भाषा में उसका ट्रांसलेशन आएगा। भले 70, 75, 80% ही हो, एटलीस्ट उसको समझने में तो कामयाबी हो जाएगी, उसका आगे रिसर्च करने में वो आगे काम बढ़ा सकता है। ये भी हम अभी करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम है कि जो भी भाषा में, अपनी भारतीय भाषा में कोई किताब अच्छी है तो उसको आप अपनी जो भाषा में चाहिए उसको अनुवाद करने का इस पर्टिकुलर ट्रांसलेशन टूल से हमको उपयोग हो सकता है। कमियां जो 20% है उसको भी कम करने के लिए ये शब्द प्रयोग जो हम कर रहे हैं, जो अंग्रेजी के अपने अपनी भाषाओं में उसके शब्द यदि हमको मिलते हैं, डेटा सेट्स मिलता है, तो ये टूल और भी एक्यूरेट होते जाएगा। 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, तब ट्रांसलेशन के लिए दूसरे किसी की यानी जरूरत पड़ेगी नहीं। ऐसा 2-3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंट टूल है। आज जो मुझे ज्ञान है उसके हिसाब से वो 70, 75, 80% कर रहा है, तो कल वो 85% करेगा, वो और मेधावी ज्यादा होता जाएगा और उतना ट्रांसलेशन और अच्छा होते जाएगा। ऐसा ये इसमें सुविधा है। मेरे ख्याल से जिस ढंग से हम करने जा रहे हैं, बहुत सारी इसमें कठिनाइयां आई थी, लेकिन उसको हम पार करते हुए जो जुनून हमको संतोष जी ने दिखाया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में जब हमारे ये छात्र बाहर आके ना केवल एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें, ये कुछ लोग इसका अलग अलग भाषाओं में
जब जॉब देने के लिए कुछ लोग तैयार हो जाएंगे, जब इंडस्ट्री से भी हो या इनमें से छात्र जो है ये एंटरप्रेन्योर बन के जब बनाने के लिए जाएंगे, तब दुनिया देखेगी कि इस भाषा में काम करने से कोई कठिनाई नहीं है, हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया को दिखा के। क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी संपदा है। अभी अभी नॉर्थ ईस्ट में एक सम्मेलन हुआ, उसमें नॉर्थ ईस्ट में ही 60 मेजर भाषाएं हैं और 180 छोटी मोटी जो ट्राइबल की भाषा है, ये सभी को भी हम यदि दे सके उनकी शिक्षा उनकी भाषाओं में, बहुत बड़ा कदम देश कर सकता है। ऐसे कहते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सहस्त्र बुद्धे जी। और जैसा मैंने बताया कि हमारे लिए सबसे प्रसन्नता की बात यह है आज की व्याख्यानमाला के लिए कि आपकी उपस्थिति के कारण से हम विभिन्न विषयों में क्या चल रहा है उसकी एक प्रामाणिक जानकारी मैं हमारे बीच में हमारे अगले सत्र के माननीय वक्ता श्री सुशील मोदी जी आ चुके हैं। मैं कहूँगा कि तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हम उनके बहुत आभारी हैं और वे चाहें तो यहाँ पर एक कक्ष है कन्हैया जी, आप अगर चाहें तो आप सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभी माननीय अनिल सहस्त्र बुद्धे जी जो अखिल भारतीय तकनीकी परिषद के प्रमुख हैं, उन्होंने जानकारी दी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाएं आए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो चाहे अनुवाद की दृष्टि से या अध्यापन की दृष्टि से या रोजगार की दृष्टि से अलग अलग पहलुओं पर उन्होंने विचार किया। उससे पूर्व आदरणीय संतोष तनेजा जी ने यह बताया था कि इस विषय के कौन कौन से आयाम हैं, इसकी आवश्यकता कैसी है और वैश्विक स्थिति क्या है। अब इससे पूर्व के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी जी बोले, इस कार्यक्रम में प्रावधान था कि हम अगर हमारे ध्यान में कोई प्रश्न है तो कृपया आप लोग बता सकते हैं। हमारे बीच में इस विषय के जो अधिकारी विद्वान हैं डॉक्टर अनिल सहस्त्र बुद्धे जी, तनेजा जी और कलसी जी तीनों उपस्थित हैं। आपका अगर कोई प्रश्न हो संक्षेप में, ये बहुत छोटा सा सत्र रहेगा, अगर कोई प्रश्न हो बताएं आप। कहिए जी। कहिए कहिए। हम अभी बात कर रहे हैं जो बच्चे इंजीनियरिंग की परीक्षा या कोई व्यावसायिक परीक्षा में प्रवेश ले, लेकिन मैं भी हिंदी में जब करता हूँ आईआईटी से इंजीनियरिंग किया ले चुका है, नहीं जो लेने वाला है उनकी बात कर, तो परीक्षा में इंटरेस्ट दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, व्यावसायिक लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, हम उनको इंजीनियरिंग पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हिंदी भाषा में। जी जी, आप प्रश्न पूरा करें। हाँ, प्रश्न ये है मेरा, जो बच्चे इंटरमीडिएट स्तर पर हिंदी माध्यम में विभिन्न भारतीय भाषाओं में पढ़ते हैं, उनका संघर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसने का हो, और वो जो वहां पर जो भाषाओं में विभिन्न भाषाओं में परीक्षाएं होती है, लेकिन वहां भी एक संघर्ष होता है। जैसे आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने क्वेश्चन सेट किया है अंग्रेजी माध्यम में, उनको हिंदी नहीं आती, लेकिन जब वो अनुवादित होता है तो उसमें कई बार अर्थ का अलग हो जाता है। हिंदी माध्यम के छात्र भी अंग्रेजी माध्यम में प्रश्न पढ़ने हिंदी में शायद उत्तर नहीं, तो ये संघर्ष जो है ये अभी भी प्रश्न पत्र हिंदी में होने के बावजूद भी ये संघर्ष अभी भी रहता है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। सुमन जी तो कट शॉर्ट क्योंकि टाइम कम है, आप बात समझो। ये समस्या अभी यूपीएससी में भी हल नहीं, बैठिए आराम से बैठिए, मैं आपको जानता हूँ यूपीएससी में भी ये समस्या अभी हल नहीं हुई है। कारण ये है कि परफेक्ट ट्रांसलेशन कुछ टेक्निकल वर्ड्स का अंग्रेजी से हिंदी में या भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में, ये अभी भी असंभव है। कभी कभी अनर्थ हो जाता है, आप उन एक्सेप्शंस की ओर अभी ध्यान न दें, अभी तो विषय बिल्कुल अलग है। वो तो यूपीएससी इतने वर्षों से सभी भाषाओं में परीक्षा दिलवा रही है, इसके बावजूद कभी कभी कोई एक्सेप्शन ऐसा निकल आता है जिस अर्थ का अनर्थ बन जाता है। अन्यथा आपको केवल इतनी जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए
कि 3 भाषाओं में एंट्रेंस की परीक्षा जेईई की अभी तक एआईसीटीई करती थी। इस बार 12 भाषाओं में 13 भाषाओं में इस बार हुई है। और अगली बात, 7 लाख जो टोटल विद्यार्थी रजिस्टर हुए उसके लिए, उसमें से 1.5 लाख इस वर्ष 21-22 में भी भारतीय भाषाओं में। जी आप हैं। देश छोटे हैं, 4 करोड़ से कम, 12 भाषाओं का तो आपने कहा कि अब ऐसे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट पर खास करके जहाँ आबादी बहुत कम है, 40 लाख में मैक्सिमम, तो भी कम है, अब वहाँ भी भाषाएं अलग अलग हैं। उनके लिए कुछ प्लान होगा, आपने सोचा होगा, वो अगर आप बता सकते हैं। जैसे हम एक साथ में शायद कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए पहले तो हमने 8 भाषाएं ही शुरू की थी, उसको बढ़ाते हुए 12 की है। 12 से 22 जो शेड्यूल 8 के लैंग्वेजेस उसमें पहले करेंगे, उसके बाद बढ़ाते हुए नॉर्थ ईस्ट के भी करीब करीब जो मेजर पॉपुलेशन है, जैसे आपातानी है, निशिंग है, आदि है अरुणाचल में, या खासी, ऐसे जो मेजर ट्राइब्स है उनकी भाषाओं में भी करने का प्रयास अगले 5-6 साल में शुरू होगा, करना चाहिए। नहीं तो वो लोग, उनको लगेगा कि हमको छोड़ दिया गया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके भी प्रयास चलेगा। बंगाली भाषा को कम से कम जो है इंग्लिश लैंग्वेज के तरीके से पढ़ाई जाए, जब तक आप इस काम में पूरा नहीं। इसमें बंगाली भी है, असमीज भी है लिंक भाषा। आप यदि पूरे देखेंगे सारे प्रदेशों में, जैसे अरुणाचल में तो हिंदी भाषा प्रचलित ज्यादा है, असमी बंगाली से भी ज्यादा। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है, उनको जो लेना चाहते हैं उनको देना चाहिए। हम किसी को थोपना नहीं चाहिए किसी के ऊपर, लेकिन हम व्यवस्था हम हमारी देंगे कि आप अपनी भाषा में कर सकते हो, तो जो भाषा उनको चूज करना है कर सकते हैं। मैं त्रिपुरा में तो बंगाली भाषा चूज कर ही लेंगे, लेकिन और किसी प्रांत में असमीज लेंगे, किसी प्रांत में हिंदी ही लेंगे, ये भी हो सकता है। बहुत धन्यवाद। आपका सर बहुत अच्छा आज व्याख्यान हुआ और बहुत अच्छी बातें सर। मैं विष्णुकांत चतुर्वेदी और मैं टॉपिक किए जी सर, इसी से सुझाव है कि कानून का जो शिक्षा है सर, और स्पेशली जो कानून का काम है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट, उसके ऊपर अगर जल्दी से शुरुआत हो कि एक तो जो आज की इंग्लिश है सर, वो जो इंग्लिश का जानकार है उसको भी नहीं समझ में आती कोर्ट के जो लैंग्वेज है, तो उसका एक तो सरलता होनी चाहिए, और उसको हिंदी में अगर उसका भी कार्य शुरुआत हो और उसके ऊपर कुछ इसी तरह के कानून बने तो बहुत अच्छा हो। बेसिकली इसी से संबंधित है, इसलिए आपको जी आपके सुझाव के लिए स्वागत। अब एक अंतिम प्रश्न मैं ले रहा हूं, यद्यपि प्रश्न कई दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे को प्रेमपाल जी दिखाई दे रहे हैं, भाषा के विद्वान है, मैं बाकी लोगों से भी कहूंगा कि अपने स्थान पर एक बारी खड़े होकर प्रश्न बोल दें। बाकी फिर जो हमारे जो पैनल है वो देख लेंगे कि किस कुछ जैसे अभी थी टिप्पणी थी। प्रेमपाल जी आप बताएं। प्रेम जी, इस बार ना बाई चांस मुझे एक कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन के लिए रहना पड़ा। पूरी प्रक्रिया से मैं ध्यान से गुजरा हूँ। अच्छा कॉलेज है, मैत्री कॉलेज। वहाँ वो ऑलरेडी हिंदी में प्रवेश देते हैं।
हिंदी में परीक्षा होती है। आपको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताऊं तो उन्होंने इस बार मेरे कहने पर कहा कि इसका हम सेपरेट सेक्शन बनाएंगे, क्योंकि पढ़ते वो एक ही सेक्शन में जिसमें अंग्रेजी मिश्रित पढ़ाया जाता है। किसी एक बच्चे ने अपना नाम नहीं लिखवाया कि मैं हिंदी के सेपरेट सेक्शन में पढ़ने को तैयार हूं। स्थिति कहां तक है। फिर उन्होंने कहा कि ये क्या चक्कर है, जब परीक्षा दे रहे थे तो 50-60 विद्यार्थी थे जो अपना पत्र हिंदी में लिख रहे थे। जरा हम मानसिक स्थिति देखें समाज की क्या है। हमें कितना बड़ा काम, जैसे मैंने कहा, केवल रात को दिन बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि समाज इतना कॉम्प्लेक्स में आ चुका है अंग्रेजी के कि नहीं बोल सकता, नहीं जानता, तो ये कहने की भी हिम्मत नहीं है कि मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं जानता। थोड़ा सा दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं आपसे फिर बात करूंगा। अब मैं ये कहूंगा कि मैं देख रहा हूं कि आप में से कई लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं। केवल अपने प्रश्न कर दे और इकट्ठा हम कहेंगे कि उसका उत्तर जो भी संबंधित हमारे विद्वान है वो दे। आप बोलिए बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज सुनाई दे रही है। तो प्रश्न देखिए, मेरा सुझाव है सर कि जिस तरह की मानसिक स्थिति देश में है, जैसा संतोष तनेजा जी ने कहा, और क्योंकि हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें, तो जो प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करते हैं IIT, NIT और सुनिए, इन इंस्टीट्यूशन में भी जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो मानसिक स्थिति ये है कि अगर आपने PhD या पोस्ट डॉक्टरल बाहर से किया तो आपको अंदर आने की परमिशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर, there is nothing written here, but unwritten convention is there that a person who is PhD from outside will be always preferred in comparison to PhD even from the same IIT. तो मेरा सवाल यह है कि जिस तरह के आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, इसी तरह का आरक्षण अगर हम इन इंस्टीट्यूट से लेके आए एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, चाहे थोड़ी छोटी मात्रा में, उससे कम से कम लोगों को मनोबल बढ़ेगा, स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ेगा कि मैं अगर ये रास्ता लूं तो शायद मेरे लिए आगे कोई सड़क। धन्यवाद। आप अपना स्थान लें। आपकी टिप्पणी बोलिए, आप वहीं से बोलिए। हाँ, वो किताब सारे देश में मालगाड़ी में, पूरी मालगाड़ी में करके पूरी मालगाड़ी में सिर्फ एक ही किताब। तो क्या ऐसी ही किताबें हिंदी में जैसे कि रेपिडेक्स हिंदी स्पीकिंग कोर्स या धन्यवाद जी। आपका बैठिए प्लीज। आप बोले। आप सभी का प्रयास बहुत सराहनीय, आप साधुवाद के अधिकारी हैं, लेकिन मैं एक बात को आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि मैं खुद फाइनेंस से टीचर हूँ। तो क्या होता है कि सर फाइनेंस या वित्त में जो आज की डेट में अनुवादित मटेरियल उपलब्ध है, 90% स्टूडेंट उस मटेरियल को पढ़ने के बाद फाइनेंस समझ नहीं पाते, वो थोड़ी सी कोशिश इंग्लिश में करते हैं और इंग्लिश का मटेरियल पढ़ने लगते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जो अनुवाद आप करवा रहे हो, मेरा क्या वो पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर क्या आप हमारे बोलचाल वाले स्टूडेंट हैं क्या ऐसी कोई योजना है? बैठिए। और कोई है? बस अंतिम प्रश्न। हाँ, आप बोले। आपको आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूँ, जैसे आप व्यावसायिक शिक्षा में कहा है, इंजीनियरिंग में या MBBS में, मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमारा लॉ में यूपी में तकरीबन सारे कॉलेज हिंदी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूपी में वही वकील इतने ऊंचे चढ़ रहे हैं, कोई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो इंडिया का नाम चमत्कार कर रहे हैं। इसलिए कहीं भी बिगनिंग होगी तो आई थिंक ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लॉ में तो प्रोफेशन कम नहीं है, बहुत ऊंचा प्रोफेशन है, तो वहां लोग काफी ऊपर गए हैं। तो मेरा ख्याल है इस प्रयास को आगे बढ़ाया जाए तो आगे पहुंचेगा।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये प्रश्नोत्तर की, नहीं बैठिए बैठिए, आप कृपया, हमारे जो पैनल के सदस्य हैं वो हमारे साथी भी हैं संकल्प के, आप बाद में भी बात कर सकते हैं। मैं अब अध्यक्षीय समापन अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आदरणीय डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आप जानते हैं कि वो चेयरमैन हैं जो काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जो संस्था है, इतनी बड़ी संस्था के आप आईएएस ऑफिसर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी के पद से आप रिटायर हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमारा अगला सत्र भी प्रारंभ होने वाला है, कृपया संक्षेप में अपना अध्यक्ष वक्तव्य रखकर ये जो प्रश्न भी किए गए हैं, अगर आपके उत्तर में वो प्रश्न भी आ जाए, बहुत अच्छा। मंचासीन अनिल जोशी जी, अगले सत्र के मुख्य वक्ता माननीय मोदी जी, मेरे और साथी, आज एक बड़े सुंदर तरीके से माननीय संतोष तनेजा जी ने भारतीय भाषाओं की जरूरत पर एक अपना विचार रखा है। भाषा हायर एजुकेशन में खास करके प्रवेश के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट हमारे बच्चों के लिए सिद्ध हो रही है, और भाषा एक बहुत बड़ा डिवाइड भी पैदा कर रही है, सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड, असमानता। 90% से ज्यादा बच्चे हमारे हायर एजुकेशन से वंचित रह रहे हैं, और जब कि नई शिक्षा नीति में हम लोग कम से कम 50% लोग जो हैं, बच्चे हैं, उनको हायर एजुकेशन में देखना चाह रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम बाकी भारतीय भाषाओं में भी ये शिक्षा जो है इसको प्रमोट करें। सो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में एक बार नहीं बहुत बार ये कहा है अब कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस की जो एजुकेशन है उसको भारतीय भाषाओं में दिया जाएगा। तब से ये प्रयास शुरू हुआ। शुरू में बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन धीरे धीरे करके अब हम उस मौके पर आ गए हैं कि जब अब ये लगने लगा है कि हम कामयाब होंगे, और अगले साल तक आप इसका एक बहुत अच्छा स्वरूप जो है बहुत बड़े लेवल पर आप देख पाएंगे। एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हैं। जो मिशन है ये एंटी इंग्लिश मिशन नहीं है। हम केवल यह चाहते हैं कि जो भारतीय भाषाओं के स्टूडेंट्स हैं उनको हम इनेबल करें हायर एजुकेशन के लिए। जो मातृभाषा है वो आपके थॉट को, आपकी आइडेंटिटी को एक तरह से शेप करती है, आपको अपनी आइडेंटिटी असर्ट करने में आपकी मदद करती है। जब ये फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक टास्क फोर्स बनाई गई। माननीय संतोष तनेजा जी भी उसके मेंबर हैं, अनिल जोशी जी भी मेंबर है, और मुझे भी उसमें सौभाग्य से मेंबर बनने का मौका मिला। अनिल सहस्त्रबुद्धे जी भी उसमें हैं, और उसमें एक बहुत बड़ी एक रूपरेखा तैयार की गई जिसमें ये कहा गया कि IITs, NITs, AICTs ये सब को साथ लेकर के चला जाए। तो EICT ने तो बहुत जोर शोर से जो ये अभी शुरू कर दिया है, आपने सुना 20 कॉलेजेस को करने के लिए हम लोग को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी इसका मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन अब आगे वाली जो सड़क है, आगे वाला जो पथ है वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। मैं एक बात कहूंगा कि जो राइट टू एजुकेशन है, हालांकि हमारी NEP 2020 में यही कहती है कि वो राइट टू एजुकेशन जो है वो राइट टू एजुकेशन इन मदर टंग, मातृभाषा में राइट टू एजुकेशन जो है वो होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अभी दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है जहां 33 भारतीय भाषाओं में जो लर्निंग मटेरियल जो है वो उपलब्ध कराया गया है, और इन 33 जो भाषाएं
ITIs हैं हमारी, जो प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना है, या हमारी एक जन शिक्षा संस्थान है, उनमें जो बच्चे आते हैं बहुत लोअर तबके से आते हैं, उन सब के लिए भी ये पॉसिबल किया गया है कि अब वो बच्चे उसमें शिक्षा ले सकते हैं। बहुत सारे वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं समझता हूं कि ये एक शुरुआत है, और ये शुरुआत इतनी मुश्किल थी कि पहले सरकार इस बात को रिकॉग्नाइज तो करे। तो अभी वो मौका आ गया है जब सरकार ने इसको पूरी तरह से रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अपने रिव्यू का एक मुद्दा बनाया है। अगर प्रधानमंत्री जी के ध्यान में एक चीज आ जाए तो उसके बाद वो कितनी तेजी से इंप्लीमेंट होती है ये आप सब जानते हैं। तो ये ऑलरेडी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से भी ये उनके ध्यान में ये विषय है, और जब वो उस डिपार्टमेंट का रिव्यू करते हैं, उस मिनिस्ट्री का रिव्यू करते हैं, तो साथ में भारतीय भाषाओं के ऊपर एक खास ध्यान जो है वो दिया जाता है, जिसकी वजह से आप ये इतनी प्रोग्रेस देख रहे हैं। तो मैं बड़ा धन्यवादी हूं कि आप लोग आज आप यहाँ आए। ये विषय एक ऐसा विषय है जो माननीय संतोष तनेजा जी के दिल के बहुत क्लोज था, और मैं 2013-14 से उनको सुन रहा हूँ। तकरीबन हर व्याख्यान में उन्होंने इस बात का जिक्र किया, और ये बड़ी खुशी की बात है अब हम लोग इस मंच पे खड़े होकर ये बात कह पा रहे हैं कि इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा काम शुरू हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। बहुत धन्यवाद आदरणीय कलसी जी। और आज का जो ये विषय था, इसके विभिन्न आयाम हमारे मुख्य वक्ता जी ने, संतोष तनेजा जी ने उसका उल्लेख किया। और जैसा मैंने कहा कि आदरणीय अनिल सहस्त्रबुद्धे जी यहाँ पर हैं, तो उन्होंने भी इस समय AICTE क्या कर रही है, अखिल भारतीय जो विज्ञान परिषद है वो क्या कर रही है, और किस तरह की सुविधाएं वो दे रही है, और किस तरह से प्रोएक्टिव होकर बड़ी सक्रियता के साथ पूरे देश भर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपनी भाषाओं में हो सके उसके लिए प्रयास कर रही है, वो उन्होंने बताया। और आदरणीय कलसी जी ने उसका समापन किया। इस बीच में आपके बड़े अच्छे प्रश्न उत्तर हुए। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारा जो अंतिम सत्र होता है वो समारोह का बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होता है, और पिछले वर्ष भी सत्र में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका संबोधन हमें मिला था। और उससे पूर्व का जो सत्र था उसमें हमारे जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उनका संबोधन हमें मिला था। आज जो अंतिम सत्र होने वाला है उसके लिए हमारे बीच में आदरणीय सुशील मोदी जी, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, वे हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार मैं कहूंगा फिर करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं। और बीच में संक्षेप में 10 मिनट का चाय का ब्रेक रहेगा। उससे पूर्व मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री सुरेंद्र गंगोत्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन कर दें, जिससे कि हम अगला सत्र जल्दी से प्रारंभ करें। श्री सुरेंद्र जी, आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी पैनल जो है उसके अध्यक्ष। नमस्कार। पूर्व सिविल सेवा अधिकारी मंच एवं संकल्प की ओर से मैं, जो हमारे मंच पे गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। विशेष रूप से हमारे संतोष जी, जिन्होंने एक संकल्प जैसी संस्था को खड़ा किया और एक न्याय यज्ञ शुरू किया है, जो भारतीय भाषाओं को हर प्रोफेशनल टीचिंग है या और चीज़ों में आगे कैसे लाया जाए, संपर्क की भाषा कैसे बनाया जाए, इसके लिए इस जो हमारा यज्ञ है इसमें आहुति हम सब मिलके देनी है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम में, जो हर साल पूर्व सिविल सेवा अधिकारी मंच आयोजित करता है, ये अपना मूल्यवान समय दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, जो 2015 से ही हमारे इस AICTE को एक दिशा दे रहे हैं, नई दिशा मैं कहूँगा, जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत भी। और इन्होंने जो नए नए स्टेप्स उठाए हैं जिसका इन्होंने जिक्र किया,
अधिकारी मंच की ओर से और संकल्प की ओर से इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आए। जो इनका आना भी पहले से निश्चित नहीं था, वर्चुअली शायद जुड़ना चाह रहे थे, फिर भी जो हमारी इम्पोर्टेंस थी इस मीटिंग की या इस व्याख्यान माला की, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना मूल्यवान समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कलसी जी, जिन्होंने पंजाब सरकार में बहुत लंबे समय तक सेवा दी और आज सामाजिक कार्य और एक इस विशेष जो कार्यक्रम है उससे जो हम भारतीय भाषाओं को अपने प्रोफेशनल टीचिंग में लाना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल सेक्टर में लाना चाह रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और हमारे को इनका मार्गदर्शन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। और सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा जो आप लोग आए, ये हमारे इस कार्यक्रम में, इस व्याख्यानमाला की इस कड़ी में, जिसमें भारतीय भाषाओं के बारे में हम विशेष रूप से बात की, तो ये आप लोगों का इस यज्ञ में जो इंटरेस्ट भी दिखाता है और इसके प्रति आपकी निष्ठा भी दिखाता है, दर्शाता है। हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सुशील मोदी जी का जो अगले वक्ता हैं हमारे बीच आए और उन्होंने भी हमारे को सुना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय सुरेंद्र जी, आपका भी धन्यवाद। तो आइए, ये सत्र समाप्त हो रहा है। आप सब लोग जलपान ग्रहण करें संक्षेप में, और तुरंत इसके बाद हमारा अगला सत्र शुरू होने वाला है। आप सबकी प्रतीक्षा रहेगी।